नमस्कार, मैं आर सरकार करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स से संबंधित जिन प्रश्नों को देखेंगे, जिन टॉपिक्स को देखेंगे, उसके बारे में देख ले कि कौन कौन सा टॉपिक आज हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग जो देखेंगे टॉपिक वह है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। पुष्पक भट्टाचार्य समिति क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की है। राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव कहाँ हुआ, किसको मिला। प्राकृतिक एवं जैविक किसान शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ। एजहुआचन पुरस्कार 2024 एमटी वासुदेवन का क्या योगदान रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनके बारे में जानेंगे। शक्तिशाली महिला सूची में फोर्ब्स द्वारा जो जारी किया जाता है शक्तिशाली महिला सूची, उसमें जो है शक्तिशाली महिला भारत की कौन कौन से शामिल हुई हैं और कौन है सबसे ज्यादा शक्तिशाली महिला। विश्व मलेरिया रिपोर्ट, मलेरिया से संबंधित, मलेरिया रोग है जिससे संबंधित एक रिपोर्ट आया है। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। जिम्बाब्वे में मृत्युदंड पर रोक, अभी हाल ही में जो है जिम्बाब्वे सरकार के द्वारा जो है मृत्युदंड पर रोक लगा दिया गया है, उसके बारे में जानेंगे। बिहार के नए राज्यपाल जो बने हैं उनके उनके बारे में जानेंगे, कौन बने हैं। सी टाइप चार्जर क्या है, काम्या कार्तिकायन के बारे में जानेंगे। और अभी हाल ही में भारतीय नर्स निशिमा प्रिया जो है उनको उनके देश जो दूसरे देश में थे उनको मृत्युदंड दिया गया था, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो एक एक करके सारे प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के तहत हिंदी भाषा के किस लेखक को यह पुरस्कार मिला है। हिंदी भाषा के किस लेखक को यह पुरस्कार मिला है, पूछ रहा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 जो जारी किया गया है, दिया गया है, उस पुरस्कार में हिंदी के साहित्य में, अलग अलग साहित्य में दिया गया है। संस्कृत में, इतिहास, संस्कृत में, हिंदी में, मलयालम में, केरल में, अलग अलग भाषाओं में दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो उसमें इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिंदी में, तो हिंदी में दिया गया है गगन गिल को। किसको दिया गया है। गगन गगन गिल को दिया गया है। ठीक है, किसे दिया गया है। गगन गिल को दिया गया है। ठीक है, अब जो है देखिए, और अन्य अन्य जो है पुरस्कार किसको किसको मिला है। तो यह पुरस्कार जो है कितने भाषाओं में दिया जाता है। 24 भारतीय भाषाओं में दिया जाता है। कितने भाषाओं में दिया जाता है। 24 भारतीय भाषाओं में दिया जाता है। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष, देखिए ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वह साहित्य अकादमी जो संस्था है उसके अध्यक्ष कौन है। माधव कौशिक, क्या नाम है उनका। माधव कौशिक नाम है। ठीक है, इस सम्मान में जो है 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है और ताम्र फलक सौल जो है, देखिएगा किसी को सम्मानित किया जाता है तो उन्हें सौल जो है दिया सम्मानित किया जाता है। तो इसमें जो है 1 लाख रुपए की राशि और एक ताम्र फलक वाली शॉल दी जाती है। ठीक है, यह हिंदी भाषा में अभी मैंने बताया किसे मिला है। लेखक गगन गिल को मिला है। गगन गिल, इनकी रचना कौन थी। मैं जब तक बाहर आई। गगन गिल जो है उन्होंने हिंदी में एक लिखा था उपन्यास, उसका नाम क्या था। मैं जब तक बाहर आई। इसी में उन्हें मिला है पुरस्कार, इसी इसी पुस्तक के लिए। संस्कृत भाषा में देवपक कुमार शर्मा को मिला है। उनका रचना था कौन। भास्कर चरितम। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में लेखक स्टरीन कीरे, जिनकी रचना था स्पिरिट नाइट्स। लेखक स्टरीन कीरे, रचना स्पिरिट नाइट्स। मैथिली भाषा के लेखक महेंद्र मंगलिया, रचना उनका था प्रबंध संग्रह। असमिया भाषा में समीर तांती को मिला है। गुजराती में दिलीप झावेरी को मिला है। पंजाबी में पॉल कौर को मिला है। मलयालम में के जय कुमार को मिला है। मणिपुरी में सत्यवती देवी को मिला है। ठीक है, राजस्थानी में मुकुटमणि राज्य को मिला है। ठीक है, नाटक के लिए पुरस्कृत नाटककार, देखिए जो नाटक हुआ उस नाटक में पुरस्कृत जो पुरस्कृत नाटककार थे महेश्वर सोरेन, संथाली थे। ठीक है, और शोध यानी कि नाटक के क्षेत्र में जो शोध करते हैं उनमें जो शोधकर्ता थे जिन्हें यह पुरस्कार मिला है उनका नाम था AR वेंकट चलपति, तमिल के थे। ठीक है, तमिलनाडु के, उन्हें मिला है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए कौन कौन सा मिला है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इस याद एग्जाम में जो है यह आता है कि किस भाषा में किसको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उत्तरदायी व नैतिक उपयोग हेतु
रूपरेखा विकसित करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। देखिए, तो यह जो है समिति जो गठित की गई है वह पुष्पक भट्टाचार्य इनके पुष्पक भट्टाचार्य समिति, यह समिति जो है आरबीआई के द्वारा, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1934 के एक्ट से 1935 में, ठीक है ना। तो आरबीआई के द्वारा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो है बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें जो कमांड दिया जा रहा है वो जो है उसको अच्छे तरीके से वह प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है। तो उसी आरबीआई के द्वारा वित्तीय क्षेत्र में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए का उपयोग करने के लिए, ठीक है, एक समिति गठित किया गया है। वह समिति रिपोर्ट देगी कि क्या क्या किया जाएगा बैंकिंग सेक्टर में, वित्तीय क्षेत्र में। उसी के लिए पुष्पक भट्टाचार्य के नेतृत्व में एक जो है क्या किया गया, समिति गठित किया गया है, और यह समिति रिपोर्ट देगी, ठीक है। ये पुष्पक भट्टाचार्य जो थे यह आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर थे। कहाँ के प्रोफेसर थे? आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर थे, ठीक है। इनका इस जो समिति है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो जोखिम है या फिर इसमें जो नवाचार है, उस नवाचार को क्या करना, बताना, ठीक है, उसका अध्ययन करना और फिर रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ठीक है। तो यह था क्या, आरबीआई के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुष्पक भट्टाचार्य समिति, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024 जो है यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ, याद रखिए। देखिए, नेशनल साइंस ड्रामा महोत्सव 2024 जो है कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ, ठीक है। इसका विषय क्या था राष्ट्रीय ड्रामा महोत्सव का? इसका विषय था, यह जो है नई दिल्ली के राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में हुआ। इसमें जो विषय थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए हर चीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग किया जा रहा है। उसके अलावा इसमें जलवायु परिवर्तन पे, जल संरक्षण पे, चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित नाटक को क्या किया गया, इसमें प्रस्तुत किया गया। यह जो राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव हुआ उसमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित, जलवायु परिवर्तन भी बहुत बड़ी समस्या है, पर्यावरण की समस्या भी बहुत बड़ी समस्या हो गई है, ठीक है। तो इन सब में लोगों को जागरूक करने के लिए या फिर देश दुनिया को बताने के लिए कि क्या क्या इससे जोखिम है, क्या क्या इससे हानि हो रहा है, उसको कैसे ठीक किया जाए, उससे संबंधित जो है नाटक प्रस्तुत किया गया। और यह नाटक कहाँ हुआ? नई दिल्ली के राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक एवं जैविक किसान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? क्या है प्रश्न? प्राकृतिक एवं जैविक किसान शिखर सम्मेलन जो है यह कहाँ आयोजित हुआ? यह जो है पेडक एक जगह है तेलंगाना में। कहाँ है यह जगह? तेलंगाना में पेडक एक जगह है, वहीं पर प्राकृतिक नेचुरल एंड बायोटिक फार्मर शिखर समिट, ठीक है, यह कहाँ हुआ? पेडक तेलंगाना में हुआ, ठीक है। देखिए, प्राकृतिक एवं जैविक आयोजन इसका कहाँ हुआ? पेडक तेलंगाना के तुनिकी में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि विज्ञान केंद्र में। वहां पेडक में एक संस्था है, कौन सी संस्था? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि विज्ञान केंद्र, वहीं पर हुआ। इसमें जो है मुख्य अतिथि के रूप में भारत के राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भाग लिया। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। इसका उद्देश्य क्या था कि पर्यावरणीय स्वास्थ्य को बनाए रखना, यानी पर्यावरण से जो हानि हो रहा है उसको न किया जाए, यानी कि पर्यावरणीय स्वास्थ्य को बनाए रखना, मृदा उर्वरता यानी कि मिट्टी की जो उर्वरता है उसको बढ़ाना, यानी कि फसल ज्यादा हो, मिट्टी की गुणवत्ता देखना, दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, यानी कि खाद का उपयोग जो है वह अच्छे से खाद का उपयोग किया जाए, अच्छा मिश्रण किया जाए जिससे किसी प्रकार के नुकसान न हो। टिकाऊ व जैविक कृषि को बढ़ावा देना, टिकाऊ खेती जो हो वह टिकाऊ हो, फसल का नुकसान न हो। और जैविक खेती, आजकल जो है जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, बायोटिक फार्मिंग, ठीक है।
तो इन सब मुद्दों पर जो है इस शिखर सम्मेलन में प्राकृतिक एवं जैविक, नाम ही में है प्राकृतिक एवं जैविक किसान शिखर सम्मेलन 2024, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है 32वां एजहू थाचन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया। देखिए तो यह जो है किसे मिला है, एन एस माधवन, माधवन किसे मिला है, एन एस माधवन। 32वां एजहू थाचन पुरस्कार 2024 एन एस माधवन को मिला है। यह पुरस्कार का जो है क्या है, 32वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था, 32वां संस्करण था, ठीक है। देखिए यह केरल सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। एजहू थाचन पुरस्कार जो है यह किस सरकार के द्वारा दिया जाता है, केरल की अलग अलग सरकारों के द्वारा जो है, जैसे मध्य प्रदेश में जाएगा तो तानसेन सम्मान दिया जाता है, वहाँ अलग अलग सम्मान है अलग अलग राज्यों का। तो उसी प्रकार केरल सरकार के द्वारा एक सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, जिसका नाम है एजहू थाचन पुरस्कार। यह केरल सरकार के द्वारा दिया जाता है। मिला किसे, अभी मैंने यही प्रश्न था, एन एस माधवन को किस चीज के लिए, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम भाषा, और मलयालम भाषा में ही इन्हें, मलयालम साहित्य के लिए ही इन्हें यह पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार मलयालम भाषा के जनक एजहू थाचन के नाम पर रखा गया है। यानी कि यह जो है केरल सरकार के द्वारा जो यह पुरस्कार दी जाती है, यह पुरस्कार जो है मलयालम साहित्य के जो जनक हैं उनका नाम ही था क्या, एजहू थाचन। उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार जो है केरल सरकार के द्वारा दिया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1993 में हुई थी, और इसमें 5 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि एजहू थाचन पुरस्कार जो है मलयालम साहित्य के जो जनक थे उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार शुरू हुआ। इसमें 5 लाख रुपया दी जाती है, और इस बार एन एस माधवन को यह पुरस्कार मिला है केरल सरकार के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन से प्रसिद्ध मलयालम लेखक का निधन हो गया। देखिए तो हाल ही में कौन से प्रसिद्ध मलयालम लेखक का निधन हो गया, उनका नाम था एम टी वासुदेवन। क्या नाम था उनका, एम टी वासुदेवन, उनका नाम था एम टी वासुदेवन, जो मलयालम के लेखक थे, इनका निधन हो गया है। इन्हें जो है केरल के थे, मलयालम भाषा मलयालम से संबंधित हैं, ठीक है। तो इन्हें भी एजहू थाचन पुरस्कार मिल चुका था। इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी साहित्य से संबंधित है, जो केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है, भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। तो यह उन्हीं के, इनका हाल ही में निधन हो गया है, जिनका नाम था एम टी वासुदेवन। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जिनका निधन हो गया, वे भारत के प्रधानमंत्री के पद पर कब से कब तक थे। तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री के पद पर जो है यह 2009 से लेकर 2014, 2005 से 9 से 14, और 14 के बाद जो है फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। तो इनका कार्यकाल जो प्रधानमंत्री के रूप में कब से कब तक था, 2005। इनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे। 2005 वर्ष 2005 से 2009 तक का जो है यह प्रधानमंत्री के रूप में भारत में कार्यरत है। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जो है आर्थिक सुधार के क्षेत्र में अपना प्रमुख योगदान दिया था। उस समय जो है, जिस समय आर्थिक सुधार हुआ था, ठीक है, दूसरे देशों के लिए भारतीय बाजार जब खोल दिया कि एलपीजी प्रणाली अपनाई गई थी। कौन सी प्रणाली, एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। उदारीकरण, वैश्वीकरण, ठीक है, और निजीकरण। उस समय जो है इसी एलपीजी प्रणाली को 1991 में जो है लागू किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री कौन थे, पी नरसिम्हा राव थे, ठीक है। तो मनमोहन सिंह के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। देखिए मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे, 2004 से 14 तक रहे। वित्त मंत्री के पद पर यह 1991 से 1996 तक रहे, और इसी वित्त मंत्री के पद पर जब थे तब जो है क्या था, वे जो है
आर्थिक सुधार हुआ था उस समय, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर के पद पर भी 1982 से 1985 तक रहे हैं। 1982 से 85 तक यह किस पद पर रहे थे? आरबीआई के गवर्नर के पद पर रहे थे। यानी कि आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि एकमात्र वैसे प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, तो उनका नाम क्या है? मनमोहन सिंह, ठीक है। इनके द्वारा 10 रुपए का नोट वर्ष 2005 में जारी किया गया, जिस पर इनका हस्ताक्षर था, ठीक है। 10 रुपए का नोट जो है 2005 में जारी किया गया था, जिस पर इनका हस्ताक्षर था। ये इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिनका हस्ताक्षर भारतीय नोट पर था। इनका पुस्तक का नाम है भारत में निर्यात व आत्मनिर्भरता व विकास की संभावनाएं। इनका जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? भारत में निर्यात, आत्मनिर्भरताएं व विकास की संभावनाएं। इन्होंने देश के आर्थिक सुधार में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी मृत्यु जो है अभी हाल ही में 26 दिसंबर 2024 को हो गई थी। इन्हें पद्म विभूषण, यूरो मनी अवार्ड, एडम स्मिथ अवार्ड, एडम स्मिथ के बारे में जानते होंगे। कौन है एडम स्मिथ? अर्थव्यवस्था के जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है, ठीक है। तो यह था डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में हम लोग देखें, जानकारी लिए, ठीक है। सब नोट डाउन करके लिखिएगा, याद कीजिए, तभी काम करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जो है शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो शीर्ष स्थान जो मिला है वह मिला है उसुरुवा वान डेर को मिला है। उसुरुवा वान डेर लेपेन नाम है, ठीक है। उसुरुवा वान डेर लेपेन को मिला है। यानी फोर्ब्स द्वारा जो है प्रत्येक वर्ष जो है शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की जाती है। उस सूची में जो है जो सबसे शीर्ष में महिला है उनका नाम है क्या? उसुरुवा वान डेर लेपेन। यह जो है यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। कौन है? यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। कौन? उसुरुवा वान डेर लेपेन, यह यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है, ठीक है। तो यह याद रखिएगा। अब थोड़ा देखें भारत के कौन कौन सा शामिल हैं। देखिए, जारी कौन करता है? शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी कौन करता है? फोर्ब्स जारी करता है। शीर्ष स्थान अभी मैंने बताया उसुरुवा वान डेर लेन, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है। द्वितीय स्थान मिला है क्रिस्टीना लगार्ड। क्रिस्टीना लगार्ड कौन है? यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष है। यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष है। और तीसरा स्थान जो मिला है जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी के बारे में जानते होंगे, कौन है? इटली की प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना। इस सूची में भारत में जो शामिल है वह निर्मला सीतारमन 28वें नंबर पे हैं। रोशनी नडार मल्होत्रा 81वें स्थान पर हैं। किरण मजुमदार शाह जो है 82वें स्थान पर हैं, ठीक है। फोर्ब्स जो है यह एक अमेरिकी मैगजीन है जिसकी शुरुआत वर्ष 1917 में की गई थी। जिसके स्थापना जो किए थे उनका नाम था बर्टी चार्ल्स फोर्ब्स। उन्हीं के नाम पर यह जो है क्या हुआ, अलग अलग शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की जाती है, शक्तिशाली पुरुषों की सूची जारी की जाती है, विश्व के कौन सबसे शक्तिशाली नेता है उनकी सूची जारी की जाती है। तो इन सब जो है सूची जो है फोर्ब्स के द्वारा जो है प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 जो है यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? देखिए, स्वास्थ्य से संबंधित है तो किससे के द्वारा जारी किया जाएगा? WHO का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। यह जो है विश्व मलेरिया रिपोर्ट इसके द्वारा जारी किया गया। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या है उसके बारे में जान लें। देखिए, इस रिपोर्ट में है, यह सबसे पहली बात तो जारी कौन करता है, यही प्रश्न में आया था, इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO। उद्देश्य क्या था कि मलेरिया
मलेरिया जो है बीमारी है, ठीक है ना, इसमें फीवर उभर आता है। तो मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई में वैश्विक प्रगति, मलेरिया के विरुद्ध जो विश्व में जो लड़ाई चल रही है उसमें क्या प्रगति हुआ, अंतराल का आकलन करना, उसमें क्या क्या हुआ नहीं हुआ, उस पर ध्यान देना। वैश्विक स्तर पर 2023 में मलेरिया के मामलों की संख्या 263 मिलियन होने का अनुमान है। ऐसा एक अनुमान लगाया गया है सॉरी, वैश्विक स्तर पर मलेरिया का जो बीमारी है वह लगभग 263 मिलियन होने का अनुमान है। इस बीमारी से सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन है, वह अफ्रीका है। अफ्रीका में यह बीमारी बहुत ज्यादा है, ठीक है। मलेरिया में सबसे ज्यादा बीमारी जो है, एक नंबर सबसे ज्यादा मलेरिया से पीड़ित लोग कहाँ है, नाइजीरिया में है। एक नंबर पर नाइजीरिया है, 2 नंबर पर कांगो लोकतांत्रिक है, ये सब अफ्रीका के देश हैं। 3 नंबर पे युगांडा है, 4 नंबर पे इथोपिया है, ठीक है। इसी इथोपिया से इबोला वायरस भी आया था, ठीक है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। विश्व स्वास्थ्य WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और उद्देश्य क्या है, उद्देश्य स्वास्थ्य से संबंधित लोगों को जागरूक करना और उस क्षेत्र में जो है सराहनीय कार्य करना है, ठीक है। तो यह था क्या, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024, जिसमें 1 नंबर पे कौन है, नाइजीरिया। जारी कौन करता है, WHO। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए बनाए गए कानून पर हस्ताक्षर किए। देखिए, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति, ठीक है ना, कौन, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति ने यह घोषणा की वहां पर कि अब वहां पर जिम्बाब्वे में किसी को भी मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के नाम क्या है, एमरसन मानांगवा, ठीक है। देखिए नाम क्या है उनका, एमरसन मानांगवा, ठीक है। इन्होंने ही जो है, एमरसन मानांगवा ने ही जो है वहां पर इस तरह के कानून पर हस्ताक्षर किया कि वहां मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। वैसे अभी वहां 2005 से अब तक जो है किसी को भी फांसी की सजा नहीं दी गई है, ठीक है। किसी को भी फांसी की सजा जिम्बाब्वे में 2005 से नहीं दी गई है। जिम्बाब्वे जिसकी राजधानी कहाँ है, हरारे है। मुद्रा क्या है, अमेरिकन डॉलर है। राष्ट्रपति का नाम क्या है, एमरसन मनांगवा। यह जम्बेजी और लिम्पोपो नदी के बीच में, जाम्बेजी नदी, लिम्पोपो नदी, ठीक है ना, यह जो है कर्क रेखा, मकर रेखा, इस सबको काटती है। जाम्बेजी 2 बार काटती है, जाम्बेजी 2 बार, लिम्पोपो मकर को 2 बार काटती है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे, जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, भूगोल का अध्ययन करेंगे तो उसमें सब विस्तार से देखेंगे। इससे पहले रोडेशिया गणराज्य के, जिम्बाब्वे जो है, इस जिम्बाब्वे को पहले रोडेशिया गणराज्य के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। उसी को अब नया नाम क्या है उसका, जिम्बाब्वे है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का नाम क्या है, एमरसन मानांगवा। सब याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में आ सकता है, सब नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कौन है, बिहार के नए राज्यपाल कौन बने, तो उनका नाम क्या है, आरिफ मोहम्मद खान। यह जो है आरिफ मोहम्मद खान जो है, यह विश्वनाथ आर्लेकर का स्थान लेंगे। और आरिफ मोहम्मद खान जो है, यह इससे पहले बिहार के राज्यपाल से पहले यह कहाँ के राज्यपाल थे, केरल के राज्यपाल थे। और बिहार के जो राज्यपाल थे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, वह कहाँ के राज्यपाल बन गए, केरल के राज्यपाल बन गए, ठीक है। तो यह थे आरिफ मोहम्मद खान। ये देखिए, अब राज्यपाल जो होते हैं उनका शपथ, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, हाईकोर्ट के जो है, जैसे जो संबंधित हाईकोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश हो गए, उन्होंने वही जो है इसका शपथ दिलाएंगे। तो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम है कृष्ण विनोद चंद्रन। क्या नाम है उनका, कृष्ण विनोद चंद्रन, ठीक है। पटना हाईकोर्ट के जो जज है, इन्होंने ही जो है इन्हें शपथ, पद एवं गोपनीयता की क्या की, शपथ दिलाई, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखें अब। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन से देश ने स्मार्टफोन, टैबलेट, कैमरे के लिए एक समान C टाइप चार्जर की व्यवस्था लागू की है। पूछ रहा है इसमें
कि वह कौन सा देश है, ठीक है, जिसने स्मार्टफोन, टैबलेट, कैमरा के लिए सी टाइप, आजकल मार्केट में क्या है, सी टाइप चार्जर चल रहा है, ठीक है। तो अलग, लेकिन क्या है कि अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग चार्जर हो जा रहा था, इसीलिए जो है इस देश ने, यूरोपीय संघ, किसने, यूरोपीय संघ ने यह व्यवस्था कहा कि यह ऐसा नहीं होगा, अब सब चीज के लिए जो है एक ही तरह का चार्जर होगा, और वह चार्जर कौन होगा, सी टाइप चार्जर, ठीक है ना। सबके लिए, कैमरा के लिए हो, स्मार्टफोन के लिए हो, टैबलेट के लिए हो, हर चीज के लिए यूरोपीय संघ के जो देश हैं उसने जो है यह घोषणा की है कि अब यही होगा। टाइप सी चार्जर का मतलब क्या होता है, टाइप सी चार्जर का मतलब होता है यह तेजी से डेटा को ट्रांसफर करता है, टाइप सी, फास्ट चार्जिंग करता है, ठीक है। इसीलिए जो है टाइप सी चार्जर का डिमांड जो है पूरे विश्व में बढ़ गया है, और यही जो है, और इसमें सबसे बड़ा बात है कि किसको किसी भी दिशा से लगाइएगा लग जाएगा। पहले का जो चार्जर होता था टाइप पी चार्जर, वह जो है सिर्फ एक ही तरफ से लगता था, इसमें जो है किसी भी साइड से लगाइएगा अलट पलट के तो किसी भी साइड से लग जाता है टाइप सी चार्जर। तो यही था क्या, टाइप सी चार्जर के बारे में, ठीक है। और कौन सा देश कहा है कि सब चीज के लिए एक ही होगा, यूरोपीय संघ के जो देश होंगे वह, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र की महिला होने का गौरव किसने प्राप्त किया, किसने हासिल किया। तो देखिए 7 महाद्वीप, कितने हैं महाद्वीप, 7 हैं। सातों महाद्वीप का जो सबसे सर्वोच्च चोटी है, जैसे कि एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च चोटी कौन है, माउंट एवरेस्ट है, उसी प्रकार अलग अलग कॉन्टिनेंट के अलग अलग जो है क्या है, सर्वोच्च चोटियां हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि सातों महाद्वीप की जो ऊंची चोटी है उसमें दुनिया की कौन सी महिला है जिसने जो है क्या किया है, सर्वोच्च चोटी पे फतह हासिल कर लिया है। उसका नाम है काम्या कार्तिकेयन। क्या नाम है उसका, काम्या, काम्या कार्तिकेयन, ठीक है। इसी ने जो है सबसे कम उम्र में, वैसे तो बहुत लोग चढ़ाया है लेकिन सबसे कम उम्र में जो है यह हासिल कर ली है, गौरव हासिल प्राप्त हुआ है इसको, ठीक है। देखिए काम्या कार्तिका, सातों महाद्वीप की प्रत्येक ऊंची चोटियों पर चढ़ने का गौरव हासिल हुआ। यह मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की 17 वर्षीय छात्रा है। काम्या कार्तिकायन कौन है, यह मुंबई का नेवी सेंट्रल स्कूल जो है उसके मात्र इसकी आयु कितनी है, 17 वर्ष की आयु में जो है इन्होंने सातों महाद्वीप के ऊंची चोटी को फतह कर लिया। इन्हें वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार, किस पुरस्कार से नवाजा गया है 2021 में इन्हें, राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार। अब देखिए अलग अलग सातों महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी के बारे में देख लीजिए। देखिए अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च चोटी कौन है, माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई कितनी है 5895 मीटर। एशिया का है माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, किसी किसी किताब में 8850 भी दे देता है, लेकिन अभी 8848 है। यूरोप माउंट एल्ब्रूस 5642 मीटर। अंटार्कटिका विल्सन पर्वत है, माउंट विल्सन पर्वत 4892 मीटर। ऑस्ट्रेलिया का है माउंट कोसियुस्को 2230 मीटर। दक्षिण अमेरिका का माउंट एकांकागुआ और उत्तर अमेरिका का माउंट डेनाली मैकिनले। तो यह याद रखिएगा, उत्तर अमेरिका मैकिनले, दक्षिण अमेरिका एकांकागुआ, ऑस्ट्रेलिया कोसियुस्को, अंटार्कटिका विल्सन, यूरोप एल्ब्रूस, एशिया माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका किलिमंजारो, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करके याद करिए। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए किस देश की सरकार ने भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को मौत की सजा सुनाई है, यमन देश की सरकार, ठीक है ना। वहां पर ये फर्जीवाड़ा कर रही थी, केरल की है नर्स, केरल की है, ठीक है, वहां पे फर्जी काम कर रही थी, इसी के कारण यमन सरकार ने जो है इसे मौत की सजा सुना दी है। यानी कि कारण इसका क्या था, यह जो है दोषी पाई गई थी यमन देश में, इसीलिए जो है इसे, ठीक है। देखिए मुश्किलें सिर्फ परीक्षा होती है, सफलता के लिए तैयार रहिएगा। देखिए जब परीक्षा दीजिएगा तो वह मुश्किल आएंगी, ठीक है, लेकिन आप सफल होने के लिए तैयार रहिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। और आप हमारा अगर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन बैच के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारा
कॉन्टैक्ट नंबर है, यह कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कीजिए। और हमारा पता है नियर रिमझिम होटल, कॉर्नर ऑफ रमना रोड, नया टोला, भिकना पहाड़ी, पटना 4। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार सचिवालय, बीपीएससी टीचर, बैंक, एसएससी, रेलवे, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, आप जो है हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।